16 अक्टूबर 2023 को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से इसराइल पर हालिया हमले के 9 रोज़ बाद टेलीफोन पर बातचीत की। नेतन्याहू पुतिन को हमेशा अपना दोस्त कहते थे और वो हालिया बरसों में कई बार रूस का दौरा भी कर चुके, लेकिन यकीनन वो इस बात पर ज़रूर हैरान होंगे कि जनूबी इसराइल पर हमले के बाद रूस के सदर को उनको फ़ोन करने में 9 दिन क्यों लग गए। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पुतिन ने हलाक होने वाले इजरायलियों के लिए अपनी ताज़ियत का इजहार तो किया, लेकिन इस हमले की खुले अल्फाज में मजम्मत नहीं की। उन्होंने जंग बंदी का मुतालबा भी किया और गज़ा की पट्टी में सूरत हाल को मामूल पर लाने में मदद की पेशकश भी कर डाली। इसके अलावा रूसी सदर ने मिस्र, ईरान, शाम और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमाओं से भी इस बारे में तबादला ख्याल किया, लेकिन रूसी हुकाम की जानिब से इस बहरान का ज़िम्मेदार अमेरिका को ही ठहराया गया। इत्फाक की बात यह है कि जब हमास इसराइल पर पूरी ताकत से हमलावर हुआ था तो ठीक उसी रोज़ यानी 7 अक्टूबर को पुतिन अपनी 71वीं सालगिरह मना रहे थे। यानी एक तरफ जब रूस यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है और मगरबी दुनिया की तवज्जो इस जंग से हटकर किसी दूसरे मामले की तरफ जाना उनके हक में बेहतर हो सकता था, उसी दौरान एन पुतिन की सालगिरह वाले दिन ऐसे वाक़े का हो जाना यकीनन पुतिन की ज़िंदगी का एक बेहतरीन बर्थडे प्रेजेंट भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, क्या मशरिक़ वस्ता में होने वाला ये शदीद बहरान रूस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या रशिया का इस सारे मामले से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ भी है और रूस इस तमाम सूरत हाल को अपने हक़ में कैसे इस्तेमाल कर रहा है? आइए ये सब जानते हैं। क्योंकि रूस के ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं और ईरान और हमास के मफादात भी मुश्तरका हैं, इसलिए एक लिहाज से कम कुछ मामलात की हद तक तो रूस और हमास के मफाद भी मुश्तरका बन जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि रूस इसराइल पर हमले में बराह रास्त मुलव्वस था या उन्हें इसकी पेशगी मालूमात थीं। मास्को में इसराइल के सफ़ीर ने एक इंटरव्यू में इस मामले पर यह कहा कि हम नहीं मानते कि रूस किसी भी तरह से इस वाक़े में मुलव्वस हो सकता है। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि ये कहना एक अहमकाना बात होगी कि इसराइल पर होने वाले हमले से रूस का कोई ताल्लुक़ था। दोस्तों, ये भी सच है कि रूस ने कभी भी हमास को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं दिया और तवील अरसे से सफारती तौर पर फ़लस्तीन का हमायती मौक़िफ़ ही अपना रखा है। पुतिन ने पहली बार हमास के रहनुमाओं को 2006 में मास्को आने की दावत दी थी और तब से हमास के वफूद मास्को का दौरा करते आ रहे हैं, लेकिन हमास को बराह रास्त रशियन हथियारों की सप्लाई या हमास के कारकुनों को रूसी फ़ौजी तरबियत देने का कोई सबूत नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता की इस जंग का आगाज़ तो नहीं किया, लेकिन वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे। इस वक्त रूस की खारजा पॉलिसी का अहम तरीन मकसद यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग से दुनिया की तवज्जो हटाना है। मशरिक़ वस्ता अपनी हालिया सूरत हाल के बायस आजकल बैनुल-अक़वामी ख़बरों के एजेंडे पर सरे फहरिस्त है। कुछ अर्सा कबल जहाँ रूस यूक्रेन जंग के हवाले से ख़बरें आलमी मीडिया की ज़ीनत बनी होती थी, वहाँ अब हर जगह इसराइल की जंग और मसला फ़लस्तीन ही पर बात हो रही है। आलमी मीडिया पर चलने वाली ख़बरें और तबसरे काफ़ी हद तक पब्लिक ओपिनियन बनाने में मददगार साबित होती हैं। लिहाजा हमास इसराइल की जंग के बाद अब आलमी मीडिया, थिंक टैंक्स, मुबस्सिरीन और आम लोगों की तवज्जो रूस यूक्रेन तनाज़े से हटकर इस जानिब मबज़ूल हो गई है, जिसका रूस को ज़ाहिर है किसी न किसी हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है। अमेरिकन थिंक टैंक्स का ये भी कहना है कि रूस इसराइल और हमास की जंग को यूक्रेन के बारे में गलत मालूमात फैलाने और इत्तेहादियों में इख्तलाफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा। जब रूस मशरिक़ वस्ता में होने वाली इस कशीदगी का ज़िम्मेदार अमेरिका को ठहराता है तो वो बिलवास्ता तौर पर यह तासुर देता है कि क्योंकि अमेरिका की तमाम तर तवज्जो यूक्रेन पर रही, इसलिए इसने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तवज्जो नहीं दी। इसी तरह का बयानिया यूक्रेन के लिए गैर मशरूत बैनुल-अक़वामी सपोर्ट को किसी हद तक कम भी कर सकता है और कर रहा है, और ऐसा होने पर यूक्रेन की आवाम और फ़ौज का हौसला यकीनन पस्त हो जाएगा। इसके बाद मुमकिना तौर पर रूस अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ भी कर सकता है ताकि वो जल्द अज जल्द अपने मतलूबा नताइज हासिल कर सके, जो कि बाज़ मुबस्सिरीन के मुताबिक वो पहले ही हासिल कर चुका है।
اسرائیل پر حالیہ حملے کے بعد امریکہ نے اسرائیل کو اپنی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پہلے ہی حماس کے خلاف اعلان جنگ کر چکے اور اسرائیل اب مسلسل غزہ کی پٹی پر زمینی اور فضائی حملے بھی کر رہا ہے۔ جو اس جنگ میں تیزی آئے گی تو اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ اسلحے کی سپلائی درکار ہوگی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل حماس پر ایک بڑے حملے کے لیے امریکہ سے آئرن ڈوم میزائل سسٹم، پرسیجن گائیڈڈ میزائل اور گولہ بارود مزید حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے بھاری اسرائیلی فوجی امداد کی منظوری کی اپیل بھی کی ہے۔ نیٹو کے وزرائے خارجہ کے حالیہ اجلاس میں امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، جیسا کہ ہم یوکرین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اسی طرح دیگر مغربی اور یورپی ممالک نے بھی اس جنگ میں اسرائیل کی سپورٹ کا ہی اعلان کیا ہے۔ لیکن دوستو، کسی بھی ایک ملک کے لیے دوسرے ملک کو ایک خاص حد سے زیادہ یا پھر ایک خاص وقت سے زیادہ لمبے عرصے کے لیے امداد یا اسلحہ فراہم کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جو ممالک پہلے سے روس یوکرین جنگ میں یوکرین کو اسلحہ یا مدد فراہم کر رہے ہیں، ان کے لیے اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی مدد کرنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا قدرتی طور پر ہی اسرائیل کو اسلحہ یا فوجی امداد جاری کرنے کے لیے یوکرین کی امداد کی سپلائی میں کمی کرنا ناگزیر ہو جائے گا۔ روس پہلے ہی یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد کو ختم کرنے پر ایک لمبے عرصے سے زور دے رہا ہے۔ اب روس کے لیے اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ہو سکتا جب 19 ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ میں یوکرین کی جاری کی جانے والی فوجی امداد کے لیے عوامی حمایت میں بھی کمی آ رہی تھی۔ اسرائیل میں شروع ہونے والی حالیہ جنگ سے پہلے ہی ایسے اشارے مل رہے تھے کہ یوکرین کے لیے موجودہ اور مستقبل کی امریکی فنڈنگ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حال ہی میں امریکن کانگریس نے اسٹاپ گیپ فنڈنگ بل منظور کیا، جس نے یوکرین کے لیے اضافی امداد کو 45 دنوں کے لیے روک دیا تھا۔ اس کے علاوہ سفارتی طور پر بھی امریکہ کے لیے یوکرین کی سفارتی مدد جاری رکھنا اب اتنا آسان نہیں رہا۔ اب مشرق وسطیٰ میں ایک اور تنازع کے بعد امریکہ کی 2 الگ الگ جنگوں میں بیک وقت 2 اتحادیوں کی حمایت کرنا اس کے لیے ایک انتہائی مشکل امتحان ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کی یہ جنگ یوکرین کے اہم اتحادیوں کی توجہ روس یوکرین جنگ سے ایک ایسے وقت میں ہٹا رہی ہے جب یوکرین کے تنازع سے متعلق پبلک سینٹیمنٹس میں پہلے ہی سے کمی آ رہی ہے، اور اس تمام تر صورتحال کے بعد روس یوکرین جنگ میں آپریشن کا رخ تیزی سے روس کے حق میں بدل سکتا ہے۔ روس تیل اور گیس پیدا کرنے والا ایک انتہائی بڑا ملک ہے، لہٰذا مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کے درمیان خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے روس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسرائیل کی جنگ کے بعد پہلے 2 ہفتوں میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 7% تک اضافہ ہو گیا تھا، تاہم اب قیمتوں میں قدرے استحکام آ چکا ہے۔ لیکن اگر حالات مزید کشیدہ ہوتے ہیں تو یہ اضافہ پھر سے دیکھنے کو ملے گا۔ تیل کی ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث روس نسبتاً سستا تیل بیچ کر بھاری زر مبادلہ حاصل کر سکتا ہے۔ متوقع طور پر روس 2024 میں اپنے دفاعی اخراجات میں ایک واضح اضافہ کرنے جا رہا ہے، لہٰذا تیل کی مد میں آنے والی آمدنی اس کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ روس ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن کے اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لہذا روس اس وقت ایک مضبوط پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل اور ایران جیسے تلخ حریفوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ایک طرف تو روس یوکرین کے خلاف جنگ کے لیے ایران سے اسلحہ درآمد کر رہا ہے، تو دوسری طرف شام سے بھی اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ اب کیونکہ اسرائیل اس وقت ایران اور شام دونوں کا ہی مخالف ہے، جبکہ روس کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہیں، تو قدرتی طور پر ہی روس مشرق وسطیٰ کے اس معاملے کو ڈپلومیسی یا بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے امریکہ کے مقابلے میں ایک زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیلی فوج مبینہ طور پر ایران کے حمایت یافتہ حماس کے جنگجوؤں سے لڑ رہی ہے اور ایران اسرائیل تعلقات بھی مسلسل خراب ہو رہے ہیں، روس اس تمام تر صورتحال میں نہ صرف امریکہ کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے بلکہ جنگ کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات بھی کرتا نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کا مسودہ بھی پیش کیا جس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا اور سویلین آبادی کے خلاف ہونے والی
वाली तमाम फौजी कार्रवाइयों की मजम्मत भी की गई। इस करारदाद को अमेरिका ने वेटो करके मुस्तरद कर दिया, लेकिन रूस को ये क्रेडिट दुनिया भर से बहरहाल ज़रूर मिला कि उसने जंग बंदी के लिए एक मुस्बत कोशिश ज़रूर की और अमेरिका ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। रूस के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने कुछ रोज़ पहले एक तकरीर की जिसमें उन्होंने मशरक़ वस्ती में उभरती हुई जंग का इल्ज़ाम अमेरिका पर ही डाला। इसके अलावा पुतिन भी इस बात पर जोर देते नज़र आ रहे हैं कि हालिया कशीदगी मशरक़ वस्ती में अमेरिकन पॉलिसीज़ की नाकामी की ही वाज़ेह मिसाल है। इस तमाम तर सूरत हाल में रूस की ये कोशिश है कि वो मशरक़ वस्ती में अमेरिका के किरदार को कम करके ख़ुद वहाँ की जियोपॉलिटिक्स में एक लीडिंग किरदार अदा करे। दोस्तों, रूस के इक़दामात से ये बात तो वाज़ेह है कि वो मशरक़ वस्ती की इस जंग से वाज़ेह फ़ायदा उठाना चाहता है, और जैसा कि हमने बताया कि ये फ़ायदा उसे यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा रूस मशरक़ वस्ती में अमेरिका के मतबादल के तौर पर भी उभर सकता है। लेकिन इस नई जंग ने रूस और इसराइल के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात के हालिया रुझान को भी थोड़ा बदला ज़रूर है। इसराइल ने तो यूक्रेन की खुलेआम मदद करने से गुरेज़ किया था क्योंकि उसे शाम के अंदर अहदाफ पर हमला करने के लिए रूस की रजामंदी दरकार थी, लेकिन रूस ख़ास तौर पर सफारती मैदान में अब फ़लस्तीन और ईरान की मदद के लिए पूरी तरह पुरअज़्म नज़र आता है। रूस ने अपनी मजम्मती करारदादों में हमास का नाम लिए बगैर ही जंगी कार्रवाइयों की मजम्मत की है, जो यकीनन इसराइल के लिए बाइसे तशवीश है। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल और यूक्रेन दोनों के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सामने नई हंगामी फंडिंग की दरख्वास्त रख दी है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिकी कांग्रेस यूक्रेन की इमदाद में कमी या इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। अगर ऐसा हो जाता है तो पुतिन अपनी हिकमत अमली में किसी हद तक ज़रूर कामयाब नजर आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, और आपके ख्याल में क्या वाकई रूस मशरक़ वस्ती में जारी इस कशीदगी का सही तरह से फ़ायदा उठा पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।